तो भाई जिस दिन से पीसी मेरे डेस्क पे आया ना, कमेंट सेक्शन भर रखा तुम लोगों ने कि भैया नया पीसी ले लिया, भैया पीसी बिल्ड कर लिया, वीडियो कहाँ है, लैपटॉप वालों को धोखा दे दिया, आप पीसी वाले बन गए। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा होने नहीं वाला। पीसी में बिल्ड करने वाला हूं बहुत जल्द। और ये वाला जो पीसी है मेरे को एसएस वालों ने भेजा है, तो मैंने कहा रिव्यू बनाया जाए। महंगा मसाला है, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी वीडियो के एंड तक कि ये पीसी किन लोगों के लिए बना है। प्री बिल्ड डिवाइस है, तो प्री बिल्ड डिवाइस किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, या कौन लोग इसे लेना ही नहीं चाहते, तो वो सारी चीजें वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी डिटेल रिव्यू तो मैं बना ही दूंगा। और ये डिवाइस जब आप परचेज करोगे तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आएगी, और उसके अंदर से निकलेगा हमारा सुंदर सा कैबिनेट। आप देख सकते हो चारों तरफ से क्या ही प्यारी लुक है इसकी। लेफ्ट में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, उसके ऊपर आरओजी लिखा है एकदम बढ़िया तरीके से। और जो इसकी कैबिनेट है वो 45 लीटर्स वाली कस्टम कैबिनेट है, मतलब काफी ज्यादा स्पेशियस कैबिनेट आपको उसके अंदर मिलेगी। और ऊपर आपको एक हैंडल भी मिल जाता है, अगर आपको कैबिनेट को कैरी करके इधर से उधर रखना हो तो आप आराम से रख सकते हो। और साइड में एक छोटा सा हुक दिया, यहाँ पे आपने हेडफोन्स लगा सकते हो, तो अगर गेमिंग सेटअप पे रखना है तो हेडफोन स्टैंड की कोई दिक्कत नहीं है इस कैबिनेट के साथ। और ये वाली जो कैबिनेट है ये आप अलग से परचेज नहीं कर सकते, सिर्फ प्री बिल्ड जो इनकी ये वाली मशीनरी है GA35 जो सीरीज है इनकी, ये कैबिनेट इसी के लिए बनी है स्पेसिफिकली, अलग से नहीं मिलती है मार्केट में। तो ओवरऑल जो कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है एकदम। और जो लुक्स है वो तो आप देख ही सकते हो, क्या ही प्रीमियम लुक्स है। फ्रंट में आपको RGB लाइट्स मिलेंगी, जो आप इसके आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, इसकी मदरबोर्ड वाली लाइट्स भी और इसकी फ्रंट वाली लाइट्स भी। तो अब आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पे कि इस बिल्ड में क्या क्या यूज हुआ है। इसके अंदर आपको Asus ROG Strix X570F मदरबोर्ड मिलेगा, और इसके अंदर जो CPU है वो है Ryzen 7 5800X, जो कि हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला CPU है। इसके अंदर RTX 3070 GPU आपको मिलता है, जिसके 8GB डेडिकेटेड VRAM है। और इसके अंदर Asus का डुअल फैन वाला GPU आपको मिलता है। 8GB की Asus की ही 2 रैम आपको इसके अंदर मिलेगी, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और ये नॉन RGB रैम है। स्टोरेज के मामले में 1TB की HDD है, तोशिबा की इसके अंदर यूज की गई है 7200 RPM वाली। और जो SSD है इसके अंदर Gen 4 SSD आपको मिल रही है, और SSD में इसके अंदर आपको Seagate Firecuda 520 मिलती है, जो कि PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD है। और Gen 4 वाली SSD भाई बहुत एक्सपेंसिव आती है, 1TB की SSD भी अगर आप लोगे तो 60 into 17,000 की आपको मिलेगी, तो वो वाली SSD इसके अंदर यूज की गई है। और कैबिनेट जैसे मैंने आपको बताया 45 लीटर कस्टम कैबिनेट है इसका, और इसके अंदर 2 फैंस यूज हुए हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। और ये फैंस भी नॉन RGB है, जबकि मैं RGB एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो ये किसी को RGB ज्यादा पसंद होती है, किसी को नहीं होती, ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और जो लिक्विड कूलर है इसके अंदर वो कूलर मास्टर का यूज किया हुआ है 240 mm वाला, और आप सामने देख सकते हो ROG का लोगो भी बना है, जो कि बहुत ही सही लगता है। और लिक्विड कूलर यूज किया तो ऑब्वियसली टेंपरेचर्स वगैरह बढ़िया रहने वाले हैं, वो सब मैं आपको आगे बता ही दूंगा परफॉर्मेंस सेक्शन में। और अगर पावर सप्लाई की बात करते हैं तो 750 वॉट की ग्रेट वॉल की PSU इसके अंदर यूज हुई है, जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। अब बात कर लेते हैं वायर मैनेजमेंट और वेंटिलेशन को लेके। तो वेंटिलेशन के मामले में भाई कैबिनेट बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रंट में भी आपको ओपन मैश मिलता है, उसमें से काफी अच्छा वेंटिलेशन होगा। और अगर आप टॉप से देखते हो, टॉप से भी बढ़िया ओपन मैश है, और जो इसका लिक्विड कूलर का प्लेसमेंट है वो भी टॉप की साइड ही है। तो ओवरऑल जो इसका वेंटिलेशन है कैबिनेट का वो काफी सही है। और वायर मैनेजमेंट आप देख सकते हो, फ्रंट से बिल्कुल क्लीन लुकिंग सेटअप है, और पीछे की तरफ सारा का सारा वायर मैनेजमेंट किया हुआ है, और वायर मैनेजमेंट भी काफी प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि बस अनसंट घुसा दिया हो, बढ़िया है मतलब। और वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 X570F मदरबोर्ड है। तो उसके अंदर आपको Wi-Fi और ब्लूटूथ तो मिलता ही है, पर मैंने अलग से बता दिया क्योंकि ये प्री बिल्ड मशीनरी है। प्री बिल्ड मशीनरी को वही लोग लेते हैं जिनको मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, ज्यादा मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती चीजों की अलग अलग, तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स को लेके। पहले कैबिनेट के पोर्ट्स बताता हूं आपको। फ्रंट में आपको 2 USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलेंगे, 2 USB 3.1 Gen 1 टाइप C पोर्ट मिलेंगे, एक माइक का जैक और एक हेडफोन का जैक। और फ्रंट में आपको 2 हॉट स्वैप बेस भी मिलेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आप ऑन द गो 2.5 इंचेस की या 3.5 इंचेस की HDD SSD लगा सकते हो। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत काम आ सकते हैं, लाइक अगर आप एडिटर हो, प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हो, तो अंदर की स्टोरेज अपग्रेड करने में खोलना बंद करना ये सब, इसमें तो सीधा बस फ्रंट से आप डिस्क लगाओ और अपना काम शुरू कर दो। अब आ जाते हैं रेयर वाले पोर्ट्स पे। मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं, मदरबोर्ड के रिव्यू को देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, बट कोई बात नहीं, पूरी वीडियो में सब कवर कर देंगे। इसके अंदर पीछे आपको 4 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलेंगे, फिर 3 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिलेंगे, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिलता है, एक RJ45 लैन पोर्ट, एक SPDIF आउटपुट जैक फॉर ऑडियो डिवाइसेस, और 5 ऑडियो जैक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और वहीं नीचे ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट भी देख ही लो, 3 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएंगे और 2 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे। अब ये पीछे के पोर्ट हो गए या फिर अपग्रेड ऑप्शंस हो गए, ये मदरबोर्ड का ही पार्ट है। मैं अपग्रेड ऑप्शंस में आपको थोड़ा बहुत बताता हूं, बाकी अगर आपको पूरा डिटेल्ड जानना है X570 के बारे में तो X570 चिपसेट मदरबोर्ड की आप सेपरेट वीडियो देख सकते हो, जिसमें लोगों ने डिटेल्ड रिव्यू बना रखा होगा स्पेसिफिक मदरबोर्ड को लेकर। तो अपग्रेड ऑप्शंस के मामले में 4 रैम स्लॉट इसके अंदर मिल जाएंगे, 128GB तक मैक्सिमम कर सकते हो,
दो M.2 PCIe Gen 4 वाले पोर्ट मिल जाएंगे, दो SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो Gen 4 वाली। तो मैक्सिमम कितने टीबी तक SSD लगा सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा दूसरे रिव्यूज में। मैं सिर्फ स्लॉट्स के बारे में बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो मदरबोर्ड के बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करते, और वीडियोस हैं इसमें बताऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। अब सीधा परफॉर्मेंस सेक्शन पर आ जाते हैं। Cinebench R23 टेस्ट हमने इसके अंदर किया था, जिसका मल्टी कोर स्कोर निकल गया है 14443 और सिंगल कोर स्कोर है 1533। तो जैसे कि लैपटॉप वाली ऑडियंस भी है मेरे पास जो ये रिव्यू देख रही होगी, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, Ryzen 7 5800H और Ryzen 7 5800X में ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है। बस आप पीसी में वही होता है, जो थर्मल्स होते हैं, वेंटिलेशन होते हैं, उस वजह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। और अभी हम गेम टेस्ट भी करेंगे और गेम टेस्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ पीसी और लैपटॉप में कितना डिफरेंस आता है। फिर हमने इसके अंदर किया Geekbench 5 मल्टीकोर 9256 सिंगल कोर 1570। उसके बाद हमने किया 3D Mark टाइम स्पाई टेस्ट, उसके अंदर जीपीयू स्कोर 13197 और सीपीयू स्कोर 10192। तो एज पर स्पेसिफिकेशन जैसे स्कोर्स होने चाहिए थे वैसे ही हैं। इसके अंदर आप आराम से 1080p 4K वीडियो एडिटिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें सारे हाई एंड टास्क कर सकते हो, क्रिएटर लेवल पे अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। Ryzen 7 और 3070 आपको इसके अंदर मिल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इसके थर्मल्स को टेस्ट करने के लिए हमने आइडा 64 टेस्ट किया, और उसके अंदर आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो टास्क मैनेजर में पूरा 100% यूसेज हो रहा है सीपीयू का। और यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया था सीपीयू का 15 मिनट के टेस्ट के बाद, वो सिर्फ 54 डिग्रीज था। तो ओवरऑल अगर थर्मल्स को देखते हैं तो थर्मल्स भी भाई इस मशीनरी के काफी बढ़िया है। तो अब करते हैं गेम टेस्ट और उसके बाद बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या कुछ है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो पहला गेम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। वीसिंग हमने रखा है ऑफ, और सारे के सारे गेम्स जो भी आगे होंगे सबके सब 2K रेजोल्यूशन पे टेस्ट होंगे। और हमने जो प्रीसेट सेट किया था बैलेंस्ड का टॉप वाला सेलेक्ट किया था, जिसके अंदर हमने DLSS रखा था ऑटो। इसके अंदर अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स हो जाती है सारी की सारी, और इसके अंदर हमारे को मिल रहे हैं 80 to 90 FPS। तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि पीसी वाला 3070 और लैपटॉप वाले 3070 में कितना फर्क है। और हाँ 3070 और 3080 के दो लैपटॉप ने रिव्यू किए हुए हैं चैनल पे, उनका लिंक आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, हाई सेटिंग्स पे कर रहे हैं और 2K रेजोल्यूशन पे कर रहे हैं। और उसके बाद वैलोरेंट में मिल रही है हमारे को बढ़िया परफॉर्मेंस 300 प्लस FPS। बट मॉनिटर मेरा 144 हर्ट्ज वाला है, तो 144 हर्ट्ज वाले मजा आ रहे थे। बट अगर 300 हर्ट्ज वाला मॉनिटर होता तो भाई इसने तो फील ही दिला देनी थी। फिर यहाँ पे हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स हमने कर दी थी, और DLSS को रखा था हमने बैलेंस पे। 2K रेजोल्यूशन पे हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को इंडोर्स में मिल रहा है 120, 130, समटाइम्स 150 FPS, और यहाँ पे आउटडोर्स में भी हमारे को बिल्कुल सेम FPS मिल रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे को ओवरऑल मिल रहे हैं 120 to 150 एवरेज FPS, और गेम प्ले काफी स्मूथ, बढ़िया परफॉर्मेंस। अब और आगे क्या ही बोलूं। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं Assassin's Creed Valhalla अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और 2K रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे Assassin's Creed Valhalla की परफॉर्मेंस मेरे को ज्यादा मतलब इतना इंप्रेस नहीं किया। 60 to 70 FPS मिल रहे थे अल्ट्रा हाई पे। अब देखो गेम टू गेम भी वेरी करता है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। और जिसको ऊपर MSI आफ्टर बर्नर के स्टैट्स समझ नहीं आ रहे, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर GPU का है, GPU का टेम्परेचर, उसका यूसेज, उसका क्लॉक स्पीड और उसकी TGP, और उसके नीचे आपको ग्राफिक्स मेमोरी दिख जाएगी कितनी यूज हो रही है। उसके बाद आपको CPU टेम्परेचर, CPU यूसेज, CPU क्लॉक स्पीड और CPU की TDP। उसके नीचे आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, उसके नीचे FPS। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक को हम टेस्ट कर रहे हैं रे ट्रेसिंग अल्ट्रा प्रीसेट पे और 2K रेजोल्यूशन पे, तो बिल्कुल अल्ट्रा कर दिया सारा कुछ। और जो हमने DLSS रखा है वो रखा है ऑटो पे। और यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 60 to 65 FPS। कह सकते हैं अनऑप्टिमाइज्ड गेम है, बट वो ये मैं लैपटॉप से कंपेयर ही कर रहा था, और लैपटॉप से कंपेयर अगर करते हैं तो लगभग सेम सी परफॉर्मेंस आ रही है। बस एक ही फर्क आता है थर्मल्स का। तो थर्मल्स अच्छे हैं, इस वजह से लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस एक डेस्कटॉप की अच्छी होती है। और देखा जाए तो आजकल जो परफॉर्मेंस गैप है वो काफी हद तक कम हो चुका है। पर हाँ एक चीज हम भूल नहीं सकते, हम 2K पे टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं लेटेस्ट हमारा Forza Horizon 5 2K रेजोल्यूशन पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ग्राफिक सेटिंग जो रखी है वो रखी है एक्सट्रीम प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे आप देख सकते हो 80-90 FPS हमारे को मिल रहे हैं एवरेज। और अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, अभी और डिवाइसेस टेस्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली और पीसी बिल्ड्स भी आएंगे हमारे चैनल पे, उससे फिर हमारे को पता लग पाएगा कि अलग अलग CPU और अलग अलग GPU में कितना परफॉर्मेंस गैप है। सो गाइस ये था GA35 का पूरा रिव्यू, जो कि Ryzen 7 5800X वाला है और RTX 3070 वाला वेरिएंट है। और बेसिकली ये जो बिल्ड है ये वैसी वाली बिल्ड नहीं है जैसे हरे वाले मदरबोर्ड लगा देते हैं। इसके अंदर डेडिकेटेड सारा कुछ एकदम टॉप नॉच लगाया गया है। बट अगर आप यही वाली बिल्ड ना अलग से बनाओगे अपने हिसाब से, तो यहाँ पे सारे प्राइसेस आ रहे होंगे। बिल्कुल जो सामान इसके अंदर यूज हुआ है उसके मैंने बिल्कुल टोटल किया है, तो अप्रॉक्स 2,17,000 आपका टोटल बैठेगा। और जो प्राइसेस हैं वो मैंने आज के हिसाब से लगाया है, तो ये वीडियो कोई बाद में पहले देख रहा हो तो उसके हिसाब से देख लेना। मैंने अपने हिसाब से टोटल किया था, और जो इस बिल्ड का प्राइस है वो 2,60,000 है। प्रेजेंटली अमेजॉन पे थोड़ा ज्यादा है, पर वो कम हो जाएगा, मैंने एसूस वालों से बात की थी। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेने जाते हो तो 250 to 260 के बीच में आपको मिल जाएगी, अगर आप बार्गेन करवा सको तो। अब आप कहोगे कि जो चीज हमारे को 2,20,000 अप्रॉक्स पड़ रही है, उसके लिए हम 2.5 लाख क्यों खर्चे, हम क्यों 30,000 रुपए 40,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे। तो मैं इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने वाला, आपको सिंपल सा बता दूं, जो बिल्ड करना चाहते हैं, जिनको कस्टम बिल्ड करनी है, जिनको इंटरेस्ट है,
वो कस्टम बिल्ड ही करो, कोई जरूरत नहीं है इतने सारे पैसे खर्चने की। दूसरा मेन रीजन आप इसके लिए क्यों जा सकते हो, ये मशीनरी उन लोगों के लिए है जिनको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ उनको जाना है मार्केट में, पैसे खर्चने हैं और मशीनरी खरीदनी है और अपना काम शुरू कर देना है। उनको एक एक पार्ट अलग अलग से अरेंज करके अपने हिसाब से करके उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप डेफिनेटली प्री बिल्ड के लिए जा सकते हो। और प्री बिल्ड के मामले में अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो एसूस की प्री बिल्ड सच में कहूंगा कि अच्छी प्री बिल्ड मशीनरी है ये। और एक और फायदा प्री बिल्ड मशीनरी लेने का, इसके अंदर आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलेगी और 3 इयर्स की वारंटी सेपरेट पार्ट पे नहीं है, पूरी मशीनरी की 3 साल की वारंटी है। आपका कोई भी पार्ट खराब हो आप सीधा एसूस के पास जाओगे, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। बट अगर आप कस्टम बिल्ड करते हो, कस्टम बिल्ड में वही है, हर पार्ट अलग अलग, अगर आप ब्रांड का लगाओगे या कुछ भी आप करने वाले हो तो सेपरेट पार्ट के लिए आपको सेपरेटली विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंगल मशीनरी है, जो जिनको टेंशन नहीं लेनी, सीधा आप जाओगे, आपको जो पार्ट चेंज करना होगा एसूस वाले चेंज करेंगे, आपकी मशीनरी चेंज होनी होगी चेंज हो जाएगी, जैसा भी होगा। आपको जस्ट एक जगह कॉन्टैक्ट करना होगा, ऑन साइट वारंटी भी है और आप सर्विस सेंटर विजिट भी कर सकते हो। और तीसरा एक और मेजर पॉइंट जो इस मशीनरी के लिए जा सकते हैं वो है वो लोग जो कुछ ऐसी एमएनसीज में काम करते हैं जहां पे उनको अलाउंस मिलता है मशीनरी के लिए, जैसे कुछ प्रोडक्शन लाइन में हो आप या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो क्या होता है कि मशीनरी के लिए, लैपटॉप के लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर आप कस्टम बिल्ड करोगे, कस्टम बिल्ड के लिए आप अलाउंस नहीं ले पाओगे क्योंकि एक ही बिल लगता है वहां पे। तो अगर आप कुछ ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पे आपको अलाउंस मिलता है तो आप सिंगल बिल लगा के वहां से आप रिबेट ले सकते हो और एक आपको अच्छी मशीनरी तो मिल ही जाएगी। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, आई नो ये महंगा है, आप कस्टम बिल्ड करना चाहते हो कस्टम करो, पैसे बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्री बिल्ड किन लोगों को लेना चाहिए वो मैंने बता दिया, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने देख ही ली। और अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, चैनल की परफॉर्मेंस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।